रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। आज है 28 अप्रैल, दिन मंगलवार। आप अभिनव श्रीवास्तव से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर चीन के खिलाफ बयानों का मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफ के दौरान फिर से दोहराया कि अमेरिका चीन के खिलाफ एक सघन जांच कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वह चीन से खुश नहीं है और चीन चाहता तो इस महामारी को दुनिया भर में फैलने से पहले ही इसके स्रोत पर रोक सकता था। ट्रंप की इस प्रेस ब्रीफ के इर्द गिर्द की चीजों को विस्तार से समझने के लिए हमारी सहयोगी भारती जोशी से सुनते हैं यह रिपोर्ट। अपने एक बयान से एक बार फिर दुनिया भर में काफी शर्मिंदगी बटोर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस की डेली प्रेस ब्रीफ को पिछले कुछ दिनों यह कहते हुए बंद कर दिया था कि यह ऐसे महत्वपूर्ण समय में वक्त जाया करना है। लेकिन उन्होंने फिर से अपनी डेली प्रेस ब्रीफ को शुरू किया है और पहले ही दिन चीन पर हमला करने के अपने पुराने अभियान को छेड़ दिया है। भारतीय समय के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 3 बजे हुई प्रेस ब्रीफ में ट्रंप ने कहा, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे चीन को जवाबदेह बनाया जा सकता है। हम चीन से बिल्कुल खुश नहीं हैं। इन हालातों से हम एकदम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमारा यकीन है कि इसे इसके स्रोत पर ही रोका जा सकता था। इसे जल्दी से रोका जा सकता था और अगर ऐसा किया गया होता तो यह पूरी दुनिया में नहीं फैलता। और हमें लगता है कि यह किया जाना चाहिए था। सही वक्त आने पर हम आपको इसे तफसील से बताएंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम एक गंभीर जांच कर रहे हैं। इधर ट्रंप के बयान के तुरंत बाद चीन ने अमेरिकी राजनेताओं पर साफ तौर पर झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं। चीन की ओर से आरोप लगाया गया है कि ट्रंप समेत दूसरे अमेरिकी नेता अपनी नाकामी को छिपाने के लिए चीन पर आरोप लगा रहे हैं। महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच दुनिया की इन दोनों महाशक्तियों के बीच बयानबाजी का नया शीत युद्ध लगातार जारी है। इससे पहले ट्रंप चीन को चाइना वायरस भी कह चुके हैं, जिस पर चीन ने कड़ा ऐतराज जताया था और उसके जवाब में चीन ने आरोप लगाए थे कि यह चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस को फैलाने की अमेरिकी सेना की साजिश हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ दिन पहले अपने दिए गए एक बयान के बाद विवादों में घिर गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कीटनाशकों और अल्ट्रावायलेट किरणों को शरीर में इंजेक्ट कर कोरोना वायरस का इलाज किया जा सकता है। जानकारों की राय है कि दोबारा से प्रेस ब्रीफिंग शुरू करते ही चीन पर इस तरह हमलावर होना अमेरिकी राष्ट्रपति की उस कूटनीति का हिस्सा हो सकता है जिसमें वह अपने बयानों से हुए विवादों पर ध्यान भटकाकर मीडिया और उनके आलोचकों का ध्यान चीन की ओर भटका देना चाहते हैं। ट्रंप के बयान के बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी। अमेरिकी मेडिकल जगत ने उनके बयान को गैर जिम्मेदार और जानलेवा बताया था। हालात यह हो गए थे कि अमेरिकी राज्य मैरीलैंड को अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी थी कि वे कीटनाशकों का रिपोर्ट सुना रही थी भारती जोशी। इस बीच चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के प्रमुख ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से कहा है कि कोरोना वायरस के इस प्रयोगशाला में विकसित होकर फैलने की बात अभी पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अभी तक इस बात का कोई ठोस आधार नहीं मिला है। ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि सालों पहले 2 लाख से अधिक लोगों की जान लेने वाला सार्स वायरस भी इसी प्रयोगशाला से फैला था। हालांकि वैज्ञानिकों में इस बात को लेकर आम सहमति है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति प्राकृतिक ढंग से हुई, लेकिन इस बीच अमेरिका समेत पश्चिम के कई देश कोरोना संक्रमण के लिए चीन की वुहान की इस प्रयोगशाला को जिम्मेदार मान रहे हैं। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। रुख करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, जहां स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने यह कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का तेजी से पता लगाने के लिए लॉन्च किए गए ऐप को 20 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। कोविड सेफ नाम का यह ऐप बीते रविवार को लॉन्च किया गया था, जो सिंगापुर में विकसित ट्रेस टुगेदर सॉफ्टवेयर पर आधारित है। यह ब्लूटूथ सिग्नलों के जरिए 2 लोगों के संपर्क में आने की जानकारी देता है। यह ऐप 2 व्यक्तियों के 1.5 मीटर के दायरे में आने की सूचना देगा। इस विवादास्पद ऐप को लेकर नागरिक अधिकार समूह आरोप लगा रहे हैं कि यह लोगों की निजता पर हमला है।
बताया जा रहा है कि सरकार इस ऐप को लॉन्च करने के साथ ही निजता से जुड़े प्रावधानों में संशोधन करने भी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में अब तक कोरोना संक्रमण से 85 लोगों की मौत हो चुकी है। अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां धीरे धीरे कोरोना संक्रमण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के संकेत मिलने लगे हैं। सोमवार को यहां इस संक्रमण से 20 मौतें होने की पुष्टि हुई, जो देश में कोरोना महामारी के चलते किसी एक दिन में होने वाली मौतों की संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में अब इस संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 301 पहुंच गया है, जबकि कुल 14,079 लोग संक्रमित हैं। समाचार एजेंसी अल जजीरा के अनुसार पाकिस्तान में प्रति 8 दिनों पर मरने वालों की संख्या, जबकि प्रति 11 दिनों पर संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या दोगुनी हो जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना से मरने वालों की संख्या में यह बढ़ोतरी ठीक उस दिन दर्ज की गई जब प्रधानमंत्री इमरान खान एक बैठक में देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को तुलनात्मक रूप से कम बता रहे थे। अब बात करते हैं लेबनान की, जहां उत्तरी इलाके में बसे शहर त्रिपोली में प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। दरअसल सोमवार को हजारों प्रदर्शनकारी लेबनान की स्थानीय मुद्रा पाउंड में आए अवमूल्यन का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर गए थे। उन्होंने सड़कों और गलियों को जाम करते हुए बैंकों पर भी धावा बोल दिया। लेबनान में स्थानीय मुद्रा में आए अवमूल्यन के चलते हजारों लोगों को वेतन और बचत से हाथ धोना पड़ा है। कहा जा रहा है कि लेबनान इस समय सबसे भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। पिछले 6 महीनों में लेबनान की मुद्रा पाउंड का 50% अवमूल्यन हो चुका है। हालांकि यहाँ सरकार के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, पर कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते कुछ दिनों प्रदर्शनों का सिलसिला थम गया था। हालांकि खराब आर्थिक हालात के चलते लोग फिर से सोमवार को सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। वहीं ब्राजील में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में देश की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ कथित रूप से देश की संघीय पुलिस के काम में हस्तक्षेप के आरोप में जांच के आदेश दे दिए हैं। देश की शीर्ष कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संघीय पुलिस के पास पूर्व न्याय मंत्री सेरियो मोरो से पूछताछ करने के लिए 60 दिन का समय है, जिनके इस्तीफे ने पिछले सप्ताह प्रशासनिक हलकों में बेचैनी फैला दी थी। मोरो ने इस्तीफा देते वक्त ये कहा था कि राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने उनसे संघीय पुलिस प्रमुख को बदलकर अपने किसी ऐसे व्यक्ति को प्रमुख बनाने का जिक्र किया था जो खुफिया जांच रिपोर्टों को हासिल करने में उनकी मदद कर सके। उनके इस बयान के बाद राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ जांच करने की मांग की जा रही थी। बता दें कि मोरो ने राष्ट्रपति बोल्सोनारो द्वारा संघीय पुलिस महानिदेशक को अपने पद से हटाने के बाद इस्तीफा दिया था। अब एक नजर दुनिया भर में कोरोना संक्रमण पर। Worldometers.info की वेबसाइट के मुताबिक कोरोना संक्रमण से अब तक कुल मौतें 2,12,337 दर्ज की गई हैं। संक्रमित हुए लोगों की तादाद 30,81,365 पहुंच गई है, जिनमें से 9,31,836 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है। अमेरिका में संक्रमण का आंकड़ा 10,10,507 पहुंच गया है और यहां अब तक 56,803 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। यहां बताए गए सारे आंकड़े Worldometer.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए अभिनव श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार।